सर होम मिनिस्ट्री से आपका कॉल है। पीवाई और क्षीरसागर भी आ चुके हैं। अंदर बुलाइए। नमस्कार साहेब, कैसे का है? क्या बात है, आपको तारीख तक याद है? आपने फोन बिल्कुल सही समय पर किया है सर। बस 5-10 मिनट में मीटिंग शुरू होने वाली। जी वो फाइलें मुझे मिल गई। जी साहिब, मैंने खुद उन्हें स्टडी किया। आप उसकी चिंता छोड़िए, इंक्वायरी किस तरह इनफॉर्मल तरीके से करनी है इसका जिम्मा हमारा। नो सर, नथिंग टू वरी अबाउट। आई विल इन्फॉर्म यू। ओके सर, बड़ी मेहरबानी। आइए। क्षीरसागर साहब दीवार सर कुलकर्णी भी आ चुके हैं। बुलाइए। कुलकर्णी आइए। हेलो हेलो। आइए कुलकर्णी, प्लीज हैव अ सीट। बहुत दिनों से प्लान बनाया था आपसे मिलने का, और आखिर आज बात बन पाई। मैंने खुद कहा पीवाई से क्षीरसागर से कि तशरीफ लाएं। एक अरसा हो गया गपशप करने का मौका नहीं मिला। बाकी चर्चाएं, बहस, ये सब दूर की बात है। कुलकर्णी, तुम्हें आने में देर हो गई। यूनिवर्सिटी में तो बड़े मशहूर हो वक्त की पाबंदी के लिए। तुम्हें देर होने लगी तो बड़ा अचरज हुआ कि कुलकर्णी और देर करें। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप आखिर हमारी तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थोड़ी हैं जो देर से आए। भाई, योर ह्यूमर हैज नॉट चेंज्ड बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। कहिए कुलकर्णी, आजकल क्या चल रहा है? रमेश साहब, मुझे लगता है इनफॉर्मल होने के नाटक की कोई जरूरत नहीं। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ, आपने मुझे इंक्वायरी के लिए बुलाया है यहाँ पे। अब वही शुरू कराएंगे, बेहतर होगा। मैं को देखता हूँ नहीं कि आप लोग चंदन किसी से शुरुआत करें। आई कैन सेंस आप लोगों ने सारी जानकारी डिप्लोमेटिकली इकट्ठा करने का प्लान बनाया है। इसकी कोई जरूरत नहीं। माय लाइफ इज एन ओपन बुक। आप सवाल कीजिए, मैं जवाब देता जाऊँ। ऐसे एक्साइट मत होइए कुलकर्णी, ये सवाल इतना आसान नहीं है। करेक्ट सर, दैट्स व्हाई आई डू थिंक दैट्स नॉट वेरी मोर कॉम्प्लेक्स। कुलकर्णी, आप तो एकदम नाराज हो गए। नहीं पीवाई, आपने गौर किया होगा मैं बहुत शांति से पीवाई, सच कहूं, जब से आप एमएलसी बने हैं ना, तब से आप ये सोचने लगे हैं कि जो आदमी आपके सामने वाली बेंच पर आके बैठे उससे बाय डिफॉल्ट गुस्सा ही आ रहा हो। सच तो ये है, आजकल असेंबली में भी गुस्सा वाला आदमी कहाँ होता है? असेंबली इज आल्सो फिल्ड विद जोकस्टर्स एंड कॉमेडियंस नाउअडेज। प्रोफेसर श्रीधर कुलकर्णी, आप जानते हैं हमारे कैंपस में कुछ समय से खतरनाक प्रवृत्तियां जड़ें पकड़ती जा रही हैं। दैट्स राइट, ये शुरुआत सबसे अच्छी है। अब इसके बाद कोई सवाल करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अच्छा है, जवाब देते समय मुझे भी ठिठकना नहीं पड़ेगा। सर मैं कुछ ऑफिशियल मैटर्स पूछ लेता हूँ। मैं ही बता दूं, आप फाइल सुल्तान कर लीजिए। थैंक यू। पूरा नाम श्रीधर विश्वनाथ कुलकर्णी, जन्म तिथि 18 सितंबर 1918, जन्म स्थान जगातवाड़ी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इस यूनिवर्सिटी में सन 65 से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, फिलहाल प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। आपके वीसी साहब और मैं दोनों एक साथ इंग्लैंड में थे। वो मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हुए। मैं लंदन यूनिवर्सिटी से एमएससी इन केमिस्ट्री करके लौटा। ये हुई मेरी क्वालिफिकेशन। रजिस्ट्रार साहब, मिल गई आपको ऑफिशियल जानकारी? श्रीधर साहब उस वक्त इंग्लैंड में थे। आपकी इस महत्वपूर्ण जानकारी का इस फाइल से कोई ताल्लुकात है नहीं। जाहिर है साहब की तो आपने अलग फाइल बनाई होगी। कुलकर्णी, अच्छा होता है जोक ना करते तो। हम लोग यहाँ आपकी मदद के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन शायद आपकी समझ में बात नहीं आई। You like your directness, but it is not always a virtue. मैं आपको बता रहा था कि कैंपस में कुछ खतरनाक प्रवृत्तियां जड़ें पकड़ी। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। हमारी यूनिवर्सिटी कैंपस के एकेडमिक्स और शांति के लिए मशहूर थी, मगर पिछले कुछ समय से तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। I'm not gonna mince words with you. इन बदले हालातों से आपका ताल्लुक है। हमें लगता है इसकी कमोबेश जिम्मेदारी आप पर भी। ये चीजें बढ़ती जा रही है कुलकर्णी। पीवाई ने खुद इसके बारे में तस्दीक की है, और क्षीरसागर भी वगैरह अलावा इन सब के खुद होम मिनिस्टर भी और एजुकेशन मिनिस्टर भी मेरे मामले में रुचि रख रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी और काउंसिल में पीवाई साहब का विशेष स्थान होने के कारण ही आई हैव बीन ऑन अ लॉन्ग रोड। आई थिंक मे बी फॉर ओल्ड टाइम्स सेक। मिस्टर प्रवीण यलगवकर, नए स्लोगन सुन के आपको हमारे जमाने की याद आती है? क्या मतलब? पीवाई एक जमाने में प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल रहे हैं। बहुत पुराना परिचय है हमारा। याद है पीवाई? आजादी मिलने के बाद हम लोगों की वो
लंबी लंबी चर्चाओं के सेशन। महाराष्ट्र के तमाम लेफ्टिस्ट मूवमेंट को एकजुट होकर ताकत हासिल करनी चाहिए। हाँ? इसमें कौन चेक कर सकता है कि हमारे पीवाई साहब ने 5-6 साल लेफ्टिस्ट मूवमेंट के साथ गुजारे और सही समय आने पर अपना रास्ता बदल दिया। आज वो इस जगह बैठाए गए हैं तो अपने उसके पुराने त्याग की वजह से। जावेद साहब, यहाँ इंक्वायरी किसकी चल रही है? मेरी या कुलकर्णी की? देखिए प्रोफेसर कुलकर्णी, मेरे निजी इतिहास की छानबीन करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, वो आपका काम नहीं है। कुलकर्णी, अगर थोड़े में कहें तो आप केमिस्ट्री पढ़ाने के अलावा कैंपस में बहुत सी चीजें चला रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता ये साइंस वालों को वक्त कहाँ से मिल जाता है आजकल। अगर आप आज तक कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जावेद साहब, आप ये सोचते हैं कि ये गड़बड़ उधम सब आर्ट्स के लड़के ही कर सकते हैं? साइंस वालों के पास समय इकाई की क्रांति में खपा सके। सर, विद्रोह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि समय है या नहीं। विद्रोह खून में होता है, शिराओं में बहता है। लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। आपके पिता बम्बई विधानसभा के सदस्य थे। He was highly respectable and influential politician. जी हाँ, 1946 से उनके देहांत तक, यानी 1963 तक। गांधी और तिलक नामक पुस्तक के लेखक श्री विश्वनाथ हरी कुलकर्णी। मेरे पिता तिलक और गांधी में कंटिन्यूटी देखते थे, धर्मपरायण थे, देशभक्त। He was a Gandhian। और आपके इन स्वरों में कोई खास आदर नहीं जान पड़ता। सर, अब इसमें आदर या अनादर का सवाल कहाँ है? मैंने जो कहा है उसका एक एक शब्द सत्य है। मेरे बाबा की धर्मनिष्ठा, उनकी राष्ट्र भावना, तिलक भक्ति, गांधी प्रेम, एकदम 100% ईमानदार थे वो। आजकल ऐसे लोग ढूंढने पर ही मिलेंगे, इसलिए किसी एक्सटेंट स्पीशीज की तरह उनका एक्यूरेट वर्णन करना मुझे जरूरी लगा। देखिए, मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए बगैर सेंटिमेंटल हुए सीधी साफ बात कही आप। अच्छा श्रीधर, ये बताइए कि आपके और उनके ताल्लुकात कैसे थे? रजिस्ट्रार साहब वैसे ही थे जैसे एक पिता और एक पुत्र के होते हैं। आपका ये उत्तर बिल्कुल यूजफुल नहीं है। कुलकर्णी, ज्यादा हराड़ीपन न दिखाइए। आपके और उनके बीच पहले राजनीतिक मतभेद थे, ये लोग सही है ना? सर, यहाँ एक बहुत मार्के का सबूत है। वहाँ की एक जिला पत्रिका में चुनाव के दौरान उन पर हमला करने वाला एक आर्टिकल छपा था। अब इससे बस मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये लेख आपने लिखा था? कुलकर्णी, आई रिपीट, क्या ये लेख आपने लिखा? उस जमाने की जिला राजनीति को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। यह आर्टिकल आपने लिखा था और इसकी विश्वसनीय जानकारी मेरे पास है। वो गलत है। सर, हमारी जानकारी के मुताबिक उस पत्रिका में ये 2-4 लोग थे जो नाम बदल बदल कर लेख लिखा करते थे। इनमें से एक है कुलकर्णी। क्या ये सच है कुलकर्णी? ये लिखता था, ये सच है। नाम बदल कर लिखता था, वो गलत है। और कौन कौन लोग थे जो नाम बदल कर लिखते थे? इस सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दूं। क्या मतलब? मतलब साफ है। आप लोग मुझसे सिर्फ मेरे बारे में पूछ सकते हैं, दूसरों के बारे में नहीं। Unless you first declare yourself to be an inquiry committee properly constituted. और फिर भी जरूरी नहीं है कि मैं आपको बताऊं। तो फिर क्या आपका ये ख्याल है कि अगर आप उन्हें नहीं बतलाते हैं तो हमें उन लोगों के नामों का पता ही नहीं चल पाएगा? जी नहीं, ऐसा कोई मोबाइल का मुझको नहीं तो है। आपने वो लेख नहीं लिखा, यही है ना आपका पक्का जवाब? जी हाँ। कुलकर्णी, आपके पिता की चुनावी रैली में हुल्लड़बाजी का वाकया ठीक इस आर्टिकल के Oh, छपने के not बाद हुआ। again. अगर आप सोचते हैं कि वो वाकया इस आर्टिकल की वजह से हुआ था तो वो गलत है। गलत क्यों है? सर, इसलिए गलत है क्योंकि इस आर्टिकल का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। कुलकर्णी, आप इस आर्टिकल के बारे में इतनी जानकारी रखते हैं, इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं और फिर भी कह दे रहे हैं कि ये आर्टिकल आपने नहीं लिखा। मैं ठीक ही कह रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, रैलीज को उग्र कर देने का जो ये रवैया है उससे तो आप समर्थन करते हैं? मैं हिंसा का ऐसा अंधा समर्थक नहीं हूं, तब भी नहीं था। और ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? सर, मेरे पिता के खिलाफ जो उम्मीदवार खड़ा हुआ था वो आपकी ही पार्टी, यानी आपकी छोड़ी हुई उस मार्क्सिस्ट पार्टी का था। हकीकत तो यह है कि मैं आपसे पूछ सकता हूं, क्या ये लेख आपने लिखा था? ऑफ कोर्स, चिल। वैसा हौसला आपने कहा? Gentlemen, please, you are using derogatory remarks, professor. उनसे बचे तो अच्छा होगा आपके लिए। We are trying to help you. आप शांति से बगैर नाराज हुए जवाब दीजिए। कुलकर्णी, आपके और आपके पिता के बीच में उनके आखिरी के 2-3 सालों में गहरा तनाव पैदा हो गया था। दीवार ने जिन शब्दों का उपयोग किया है वो सही है। तीव्र मतभेद थे, गहरा तनाव पैदा हो गया था, ऐसा मुझे नहीं लगता। मेरे बाबा के लिए मेरे मन में हमेशा आदर था, आज भी उतना ही है। क्या ये सच है आपने उनके खिलाफ प्रचार किया उनके था? नहीं, उनकी पार्टी के खिलाफ। फिर भी आप यही कहेंगे कि मीटिंग में हुल्लड़ मचाने में आपका हाथ नहीं था। That's right. आपके साथ उनके संबंध कैसे थे?
सुना है कि आखिरी के 2-3 सालों में उनसे बातचीत तक बंद थी, और जब उनका देहांत हुआ उस समय भी आप जेल में थे शायद, थे ना? जेल में। रजिस्ट्रार साहब लिखिए, 1962 के चुनाव में मेरे पिता और मेरी आवाजें एक दूसरे के खिलाफ बोल रही थी, लेकिन ये बात हम दोनों अच्छी तरह जानते थे कि यही होकर रहेगा। वो राजनीतिक पार्टी जिससे मेरे पिता जुड़े हुए थे आजादी के बाद बदल चुकी, और आदतन मुंबई में, मैं वहां कभी था ही नहीं। मेरा लाल सलाम उन्हें मंजूर नहीं था। हमारी राजनीतिक लड़ाई उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचा रही थी। सन 20-30 की उनकी जेल भरो वाली राजनीति और नए खून वाली हमारी राजनीति के मकसदों में कोई बुनियादी फर्क नहीं था। उन्हें समझाया जा सकता, मगर भाग्य ने वो मौका मुझे नहीं दिया। 63 में उनका कर्मशील जीवन समाप्त हो गया। समझना समझाना बाकी रहा। गाड़ी है तुम्हारी? 5 बजे की, अभी वक्त है। ये अच्छा हुआ श्रीधर के तुम आ गए। आ गया यानी? काका मैं आता क्यों नहीं? अब फिर कब आओगे? ये काम की झाएझाए से थोड़ी सी फुर्सत निकाला करो, चिट्ठी विट्ठी लिखा करो, आया जाया करो। जब से तुमने राजनीति के घुंघरू पाँव में बांधे हैं, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? काका राजनीति के घुंघरू तो बाबा ने भी बांधे थे। अच्छा, यानी अपने पिता विश्व दादा की विरासत चलाने चले हो? क्या कहने हैं, तोड़ फोड़ के नारे लगाने वाले लोग हो तुम। तुम्हारे मुंह से विरासत की बात अचंबा होता है सुन के। आपको होता होगा, मुझे नहीं होता। अगर ऐसा था तो पिछले चुनाव में कहां दुबकी बैठी थी तुम्हारी आसानमंदी? बाप उम्मीदवार और बेटा विरोधी गुट में। क्या जरूरत थी तमाशा दिखाने की? काका ये क्या कह रहे हैं आप? जो कह रहे हैं उसे आप समझ रहे हैं, और जब से आया हूं देख रहा हूं कैसे हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े। अरे मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ये ढंग है काका से बात करने का? बदतमीज, तुम तो चली हो सब कुछ तोड़ने बिगाड़ने। तुम्हें इस परिवार की क्या चिंता? विश्वनाथ हरि कुलकर्णी, विश्व दादा हमारा जेठा सगा भाई था। अरे अपने इकलौते बेटे का राजनीतिक दिवालियापन देखकर तड़पता था तुम्हारा बाप, वो हमने देखा है, तुमने नहीं। काका हमारे मतभेद की छोड़िए, मुझे लगता है आप राजनीति की चर्चा को शायद ही कभी समझ पाएंगे। हमारे मतभेद हमारे अपने थे, अरे कम से कम आज के दिन इन बातों को मत दोहराइए। अच्छा ऐसा है, पिछले 2 साल से इस घर की दीवारों ने बहुत सी ऐसी बहसें सुनी है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा उन्हें आज फिर सुन लिया तो? काका इस मामले पर मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन हम चाहते हैं, हमने तय किया था कि हम श्राद्ध हो चुकने के बाद तुमसे पूछेंगे। हम तो उसी वक्त अंत्येष्टि के दिन ही पूछ लेते, लेकिन चुप रहे कि क्यों तमाशा खड़ा किया जाए। अब आप ये बतलाएंगे कि आपके फलसफे में ये श्राद्ध जैसी चीजें कहीं भी जगह पाती हैं? कोई जगह नहीं पाती, यही सुना था ना आपको। उसके बाद भी आपने यहाँ आने की कृपा की। काका अगर आप यही चाहते हैं तो बता दो, मैं यहाँ कभी लौट कर नहीं आऊँगा। आप बड़े ही मुलायम हुआ है हमारे विद्वान भतीजे साहब, बहुत दिल भराया है जनाब का। बाप ने विलायत भेजा, पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाया, ऐसे एहसान चुकाया तुमने। तुमको पता है इस बार टिकट पाने में कितनी दिक्कतें आई? पार्टी आलाकमान ने कहा कि भाई बेटा तो आपका वामपंथी हो गया है, बाप का ही विरोध करता है, आपको टिकट कैसे दे दें?
पता नहीं कितने दिल्ली बम्बई बम्बई दिल्ली के चक्कर काटे, तब जाके बड़ी मुश्किल से टिकट हाथ आया। उस वक्त गुरु महाराज कौन सा उपदेश दे रहे थे? दादा ये पार्टी छोड़ दो, ये राजनीति छोड़ दो, ये सब तुम्हारी समझ में आने वाली नहीं है। बाप को राजनीति सिखा रहे हैं। आप नहीं जानते, बाबा को मेरा कहना सही मालूम पड़ता था, मगर बाबा एक ही रट लगाए हुए थे। मैंने सारी जिंदगी इस पार्टी को बनाने में खपा दी है, बुढ़ापे में इसको नहीं छोड़ सकता। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उनकी पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही। फिर मैंने बाबा को समझाया, बाबा आजादी के बाद पार्टी की इक्वेशन लाइन सब बदल गए और आप उसमें फिट नहीं होते। काका, बाबा ने मुझसे कहा समझता हूं, श्रीधर बहुत अच्छी तरह समझता हूं। बोले राह समझ में आती है तब मरना आसान हो जाता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तू वामपंथी हो गया। जो हुआ तेरी वजह से हुआ, दिल टूट गया था बेचारे का। देख काका, आप नहीं जानते, बाबा बहुत बड़े थे, योद्धा थे वो। अरे नहीं नहीं बेटा नहीं, ये तुम जैसे बाई लीग पकड़कर चलने वाले लोगों को इतना भावुक होना शोभा नहीं देता है। लेफ्टिस्ट सेंटिस्ट। आई एम सॉरी काका। सुन लीजिए, भतीजे की जबान दराजी सुन लीजिए। ले आ दराती लेके मार दे। क्या बोल रहे हैं आप यार? तलवड़ा की चुनाव सभा में तुम लड़कों ने कैसे कैसे हंगामे काका, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। उस रोज हमारी प्रचार सभाएं दूसरे तालुके में जा रही। अरे किसका बाप किसके माथे? उस रोज मैं जिले में नहीं था यार। शाबाश। तो अब उस दिन आप जिले में नहीं थे, तुमने हमको दूध पीता बच्चा समझा है क्या? तमाम साजिश करके हाथ झाड़ के अलग। काका क्या बोल रहे हैं आप? ये आप सही सही बात सुनने की हालत में नहीं है अभी। है क्यों नहीं? क्यों नहीं? सब सुनना है, अभी सुनना है। अगर आप सुनाने के काबिल हो तो लौंडों लपाड़ों की राजनीति करने वाले आप लोग, अंधों में कांडे राजा, पत्थर खाने वाला मैं, मरने वाला मेरा सगा भाई। ये चालाकी खूब जानते हैं आप। तलवड़ा की सभा में क्या क्या हुआ था? सभा शाम को होने वाली थी। सब इंतजाम तालुके के सभापति बाबा साहब और रंगराव जी ने मिलकर किया। रंगराव जी ने बिना तूल दिए सभा शुरू की। उनके बाद दादा बोले। अब दादा जैसे ही बोले लगा किसी बढ़िया कथावाचक ने कोई कथा सुनाई। 5 मिनट के भीतर सभा का मन जीत लिया। लोग तल्लीन। इतने में जाने कहां से 30-40 साइकिल सवाल अटके नारेबाजी करने लगे। नहीं रखनी जालिम सरकार नहीं रखनी, कुलकर्णी मुर्दाबाद, कुलकर्णी को वोट दोगे किसान भाई की जान लोगे। और शोरगुल बचा, जबरदस्त हंगामा। उनकी तरफ से पत्थर आए थे, एक बत्ती फूट गई थी, लेकिन दादा हिम्मत से आगे बढ़े। दादा ने चिल्ला के कहा, भाइयों शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। देखिए मेरे भाषण खत्म होने के बाद आप मंच पे आइए, अपनी बात कहिए। हम दोनों एक ही मन से अपनी अपनी बात कहेंगे। लेकिन लड़के थोड़ी देर सुनने वाले थे, लगे बिना मतलब हुज्जत करने। लड़कों ने कहा, तलवड़ा का एक वोट नहीं मिलेगा, देखते हैं कौन देता है। दादा को यह अच्छा नहीं लगा। तेरा एक वामपंथी दोस्त भी था उनमें। दादा ने उसे पहचान लिया। सीधा तेरे दोस्त से पूछा, वोट मिले या ना मिले, तुम लोग मुझे आज बोलने दोगे कि नहीं? तेरे दोस्त ने कहा, नहीं। उसके बाद और पथराव हुआ। सभा में वो गड़बड़ की पूछो मत। सभा बर्खास्त। ऐसे खत्म हुई सभा। दादा की पूरी राजनीतिक जिंदगी में ये पहला और आखिरी मौका था जब उनका भाषण नहीं सुना गया। जिसके जिम्मेदार हो तुम, तुम्हारे वो 14 किस्म के दोस्त। अब जाते कहीं गाड़ी नहीं छूट जाए। किताबें रख दो। क्यों? तुम किताबें नहीं ले जा सकते हो। किताबें इस घर के बाहर नहीं जाएगी। काका, मैं क्यों नहीं ले जा सकता किताबें? चले हैं कलमन दादा की किताबें उठा के। तुम्हें कोई हक नहीं बनता है तो उनको हाथ भी लगाओ।
काका मैं आपके पाँव पड़ता हूँ काका। काका ये 2 किताबें बाबा की आखिरी यादगार है, मैंने उनके साथ बैठ कर पढ़ी थी। वो शर्ट बहुत कीमती है मेरे लिए काका। मैंने अपने आप से तोड़कर बहुत कुछ अलग कर दिया है, और इसे अलग करते नहीं बनता मुझसे काका। इससे मेरा बचपन मत छीनो। तू भूल गया बचपन को? अबे बिस्सू दादा का नहीं, मेरा बेटा था तू। मैं लड़ा था सबसे जब तूने उस मलेच के साथ फेरे लिए थे। 2 दिन शरीर पड़ा रहा बाप का, मैंने छुड़ाया तुझे गांव वालों के सामने मुंह दिखाने के लिए, नहीं तो सड़ना होता जेल में। अरे सड़ने दिया होता ना काका, क्यों किया ये एहसान? काका बहुत एहसान है आपके मुझ पर। बहुत खुशकिस्मत हूं जो एक विद्रोही परिवार में जन्मा, दिन रात राजनीति के तर्क मूल्यांकन सुने। काका मैं जहां जाता ना, मेरे परिवार की कीर्ति मुझसे पहले पहुंच जाती। ओह कुलकर्णी परिवार के हो खूब नाम रोशन करोगे। अब जब आप ही की परवरिश रंग दिखला रही है तो मेरा परिवार ही दिखा रहा है मुझको। अरे और मैंने 5-6 लोगों को जागृत क्या कर दिया, आपने मुझे ही दरकिनार कर दिया। अरे वामपंथी उग्रवादी हूं क्या मैं? और मिस्टर सदाशिव कुलकर्णी, आप मेरा बड़ा है, मेरा और हमारे आपसी संबंध को समझने के लिए मुझे किसी टीकाकार की जरूरत नहीं है। ठीक, तू वापस ही क्यों आया? जो भी दर्शन बांटना था वही विदेश में बांटता था। तू जब विलायत में था ना, मुझे तेरी बहुत याद आती थी, लेकिन अब तेरी हरकतें याद आती है ना, तुझे बुलाना मुश्किल नहीं लगता। ले जा, ऐसे भी सब तेरा ही है। बेच दे, बांट दे, गरीबों में जला दे, जो करना है कर। बस एक एहसान करना श्रीधर कुलकर्णी, जीते जी कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं आपको पढ़कर ही सुना देता हूँ। क्या है ना, हमारे मसरूफ प्रोफेसर्स के पास अब वक्त नहीं है जो पढ़ाई लिखाई में पता है। हमारे सवालों के जवाब दे चुकने के बाद अगर हमें जरूरी मालूम पड़ा तो पढ़ भी सकते हैं आपका ये स्टेटमेंट। श्रीधर, क्या तुम प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के मेंबर हो? भाई मैं इस इंक्वायरी के सामने आने को तैयार हुआ वो सिर्फ इसलिए ताकि मैं आप लोगों को सहयोग दे सकूं। आपको जो जानकारी चाहिए स्टेटमेंट में आपको मिल जाएगी, लेकिन मेरा निवेदन है अब आपसे, मेरी कोऑपरेशन की इच्छा पर ज्यादा जोर न डालें तो बेहतर होगा। उस एसोसिएशन को तोड़ने की कोशिश कई सालों से लगातार जारी है एंड यू आर पार्ट ऑफ इट। कुलकर्णी, सवाल बहुत सीधा था, उसका जवाब हां या ना में देकर छुट्टी पाएंगे। आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। तो इसका मतलब ये है कि हम सवाल का जवाब कुछ भी नहीं समझे। सर, इस सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना नहीं हो सकता है। प्रोफेसर साहब, क्या मैं ये जान सकता हूँ ये सवाल मुझसे पूछा ही क्यों जा रहा है? उसकी भी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल आप इतना सा बतला दीजिए कि क्या आप प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के मेंबर हैं? अरे उसका जवाब देने के लिए आपको बहस करने की या भाषण देने की क्या जरूरत है? भाषण देने की बात नहीं है, आज मुझे इस सवाल का जवाब देना पड़ रहा है। कल ऐसी किसी दोस्ताना बहस में आप मुझसे पूछेंगे कि कुलकर्णी, डू यू बिलीव इन साईं बाबा और नॉट? अजीब तरीका है आपका पूछे सवाल का मतलब निकालने का।
आप सिर्फ इतना बताइए प्रोफेसर कि आप पीडब्ल्यूए के मेंबर हैं या नहीं। इसमें मुश्किल क्या है आपको? मुश्किल ये है सर कि एक डेमोक्रेटिक देश में मुझसे ये सवाल पूछा जा रहा है। मुश्किल ये है कि उसमें यूनिवर्सिटी काउंसिल के 4 महत्वपूर्ण लोग पहल कर रहे हैं। ये बात मेरे लिए चिंताजनक है। अचरज हो रहा है मुझको। आजादी के इतने साल बाद एक डेमोक्रेटिक देश में मुझसे ऐसा सवाल पूछा जा इसका रहा है। मतलब है आप जवाब नहीं देंगे। वेल अंकल, आप मेरा ये रिमार्क नोट डाउन कर लीजिए। कुलकर्णी रिफ्यूजेस टू आंसर। रजिस्ट्रार साहब, मैंने जो कहा है प्लीज उसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। श्रीधर, आप तो ये बताइए कि आपने यूनिवर्सिटी में क्रांतिकारी शिक्षक संगठन नाम की कोई संस्था शुरू की है? जी, क्रांतिकारी शिक्षक संगठन? जी जी नहीं, ऐसी कोई संस्था मेरी जानकारी में तो नहीं। अच्छा सर, ये संगठन मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के अध्ययन के बारे में बात करता है और इन लोगों ने यूनिवर्सिटी के कुछ एक टीचर्स को इन्फ्लुएंस किया है और संगठनकर्ताओं में सबसे प्रमुख हैं प्रोफेसर एसवी कुलकर्णी। करनी क्या सच है? आप जिस संगठन का जिक्र कर रहे हैं उसकी कोई जानकारी मुझको नहीं है। श्रीधर, हर साल गर्मियों की छुट्टियों में आप कैंप जाते हैं, वे क्या है, वे किन के हैं और कौन कौन उनमें शामिल होता है? क्या ये सच नहीं कि हर साल कैंप्स में हाजिरी बढ़ती जा रही है? आपने भी तोहफे करना शुरू कर दिया। अगर आपने शुरुआत में मुझे उन कैंप्स के बारे में पूछा होता ना तो मैं खुद बता देता। Why don't you read the damn statement? What more documentary proof you would need? I think you are being rather nasty, Professor. Sir, I am being very factual as far as I could see. जावेकर साहब, आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो इतने बड़े पद को संभालने के बाद मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में अपनी रिसर्च जारी रखते हैं। हम लोग यहाँ मेरे बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए मिले क्षीर सागर। प्रभु, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि उस गुट से आपका क्या रिश्ता है? प्रोफेसर साहब, बताने लायक कुछ नहीं है। उन कैंप्स की तरफ से मुझे निमंत्रण मिलता है तो मैं चला जाता हूँ। उनके संगठक जब बोलने के लिए प्रार्थना करता है तो बोलता हूँ, उन्हें सलाह देता हूँ बस। अच्छी बात है, तो फिर बताइए ना कौन सा है वो संगठन? इस सवाल का जवाब तो मैं आपको नहीं दूंगा। हाँ, आपके वीसी साहब के शब्दों को दोहराते हुए कहूंगा, ये बैठक सिर्फ मेरे बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए बुलाई गई है और के लिए। श्रीधर, इन कैंप्स में मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के अध्ययन के बारे में निष्ठा प्रकट की गई है और ये निष्ठा आपसे संबंध रखती है। मतलब क्या है? तो आप अपने आप को मार्क्सिस्ट नहीं समझते हैं? अब मैं अपने आप को क्या समझता हूँ क्या नहीं समझता, ये आप लोगों को आपकी इस यूनिवर्सिटी को मंजूर होता तो इंक्वायरी की नौबत नहीं है। आप दोबारा प्रश्न डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोबारा निरर्थक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। करनी, आप जरा स्पष्ट शब्दों में कहिए। समय आपके एमएलसी साहब मिस्टर प्रवीण येलगांवकर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, कम से कम कहते हैं वैसा ही। प्रोफेसर साहब, आप क्या उनकी निष्ठा की भी इंक्वायरी करेंगे? नहीं, अच्छा हो कि आप मेरी निष्ठा और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की चर्चा न करें। तो मैं करना भी नहीं चाहता। इन शॉर्ट, उस संगठन से आपका कोई संबंध नहीं? जी नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है। उस संगठन में मेरी रुचि है, उनके हर निमंत्रण को मैंने स्वीकार किया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं उस संगठन का कोई पदाधिकारी नहीं, कोई संस्थापक नहीं, इसलिए मैं उसके बारे में कोई बयान दूं ये ठीक नहीं हो। कुलकर्णी, आपके मुताबिक उन कम्युनिटी कैंप्स का निमंत्रण आपको मिलता है, आप उन्हें समय समय पर सलाह भी देते हैं, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि आपको उससे कोई संबंध नहीं। आप इस सवाल का भी जवाब नहीं देना चाहते कि आप खुद को लेफ्टिस्ट समझते हैं? नहीं, आपने मार्क्सिज्म का अध्ययन किया है, कर रहे हैं, ये तो मंजूर है ना आपको? या मंजूर है। घोर अपराध जब से हुआ है करता रहता हूँ। मैं देख रहा हूँ मेरे उस अपराध की वजह से किस तरह इस शांति प्रिय यूनिवर्सिटी का पतन हुआ है। कुलकर्णी, इस इज्म का यानी इस लेनिनिज्म और इस मार्क्सिज्म का अध्ययन कब और कैसे शुरू किया आपने? ये सिद्धि कहाँ से प्राप्त हो गई आपको? ये सिद्धि मुझे लंदन में प्राप्त हुई सर। जब मैं लंदन में था, हम जब लंदन में थे तब कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर एक स्टडी सर्कल शुरू किया, लेफ्ट बुक क्लब। बहुत से स्टूडेंट्स उसके मेंबर बने। तो फिर तो आपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का भी अध्ययन किया होगा, है? जी सर, कार्ल मार्क्स का लास्ट कैपिटल और स्टेट एंड रेवोल्यूशन में लेनिन भी पढ़ा था। मगर ये सब किताबें तो आपने भी पढ़ी होंगी। हाँ, पढ़ी थी, लेकिन उसके असर से हम बहुत जल्द आजाद हो आपका गए। तो जाहिर ही है। जामिर साहब, मुझे याद है आपने इस लेफ्ट ग्रुप क्लब के प्रति लंदन में उत्सुकता जाहिर की।
आपके लेफ्ट बुक क्लब के आसपास तक हम नहीं फटके, और आप जिस संभाषण की याद दिला रहे हैं वो मेरे और आपके बीच कभी नहीं हुआ। आप मुझसे जुड़ा मत कीजिए। कुलकर्णी, क्या आप मार्क्सिस्ट पार्टी के मेंबर हैं या थे? श्रीधर, कभी आप पार्टी के मेंबर एट लास्ट रहे? पार्टी से आपका कभी भी किसी तरह का जुड़ाव नहीं रहा। आप हमारे सवालों का जवाब नहीं देते। जावेदर साहब, महाराष्ट्र लेबर फ्रंट की मौजूदा स्टेट कमेटी की मेंबर श्रीमती सरस्वती वैद्य एक जमाने में मिसेस सरस्वती कुलकर्णी हुआ करती थी। वो और कुलकर्णी किसी जमाने में, हमें लगता है प्रोफेसर कुलकर्णी आपको इस संदर्भ में कुछ कहना यानी मैं अपने निजी जीवन की गाथा यहाँ पे गाऊं क्या? जावेदर साहब, एक प्रोफेसर को अपना निजी जीवन इस तरह सरे बाजार बेपर्दा करना पड़ेगा? एक राजनीतिक पार्टी से मेरे ताल्लुकात थे, इतना कहने से काम नहीं चल रहा। मैं बताता हूं, क्योंकि आज आप लोग जिस मशीनरी का पुर्जा बने हुए हैं ना, वो मशीनरी वो मुझसे मेरे निजी जीवन का खुलेआम हिसाब मांग रही है, और हिसाब मुझे देना पड़ेगा। एक प्रोफेसर इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकता, जैसे मैं कोई तरीका गुंडा हूं। मेरा लिखना, बोलना, विचारना, सब पर ये कैसी काली परछाई पड़ती जा रही है। एक राजनीतिक विचारधारा को मैं लगातार बगैर किसी सौदेबाजी के पेश करता रहा। बस मेरे विचार करने का एक खास तरीका अपनाने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो मैं शुरुआत में समझ गया था। आप लोगों में और मुझ में यही फर्क है। आप लोगों के विचार सुविधा के अनुसार आकार पाते चले जाते हैं, जिसका फल है आज आप इन ऊंचे ऊंचे पदों पर सुसज्जित। आज मेरा और सरस्वती का निजी जीवन इस तरह हर रूप में सार्वजनिक हुआ है। झांकिए, आज मौका मिला है आपको, जहां तक झांकना है आपको आज झांक लीजिए। आ गई? कहाँ रह गई थी तुम? आज तो बड़ी देर तक चली तुम्हारी मीटिंग। खाना खा लिया। हाँ, ऐसे ही पेट में कुछ डालना था, डाल लिया। कॉफी लोगी क्या? नहीं, खाना रखा हुआ है वैसे। पहले तो सरस्वती, मीटिंग में क्या क्या हुआ? होना क्या था, वही रोज के मुद्दे। हाँ, पर कुछ एक नए इश्यूज भी थे। जैसे? You really don't know what am I talking about? अनुमान लगा सकता हूँ। अनुमान गया भाड़ में। कुछ बोलो श्री, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझसे कुछ कहो, कुछ बताओ? मैं क्या कहूँ, I'm out of words। मुझे नहीं लगा था शब्द भी ऐसे बेमानी हो जाएंगे एक दिन। बेमानी? Maybe around her they seem to be in short supply. बाकी और जगहों पर तो बेतहाशा बरसते हैं आपकी वाणी के शब्दकोश। जो मुझे पता चला है वो सच है। आमतौर पर सच ही होता है। सरस्वती, देखो, मैं पार्टी के साथ रहने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी पॉलिसीज, उसकी इक्वेशन मैं खुद समझना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरी कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है। ये कमेंट्री देते रहना बाद में। पहले ये बताओ जो मुझे पता चला है वो सच है? मुझे मालूम है वो सच है। ये क्या कर रहे हो तुम श्री? क्या? ऐसे हुसैन के सॉन्ग में क्या रखा है? जानते हो तो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? सरस्वती, वो इतना अहम मसला नहीं है। अहम मसला नहीं। हाँ, मेरी राय में। बच्चे मत बनो। कॉमरेड स्टालिन की डेथ एनिवर्सरी हमें आपस में चर्चा कर लेनी चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? क्या बोलना है ये पहले से सोच लेना चाहिए था? पार्टी के साथ कुछ रिश्ता है तुम्हारा, इसलिए कुछ जिम्मेदारियां हैं।
पार्टी का अनुशासन। हाँ, और ये नहीं हो सकता कि पार्टी से जुड़े हुए लोग अपने आप में डूबे हुए हो। अनुशासन रखना पड़ता है और तुम उसे बार बार तोड़ते हो। स्टालिन कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। सवाल पार्टी के दृष्टिकोण का है। जब तुम स्टालिन पर गैर जिम्मेदाराना तरीके से बोलते हो ना, तो अनुशासन को भंग करते हो। तो क्या हम समाज को बदलने के गप्पे मारते हैं, हड़तालें करते हैं, मोर्चा निकालते हैं? अगर अनुशासन नहीं है तो ये सब बेकार है। हम सिपाही हैं और ये महसूस होना चाहिए, बिहेवियर में दिखना चाहिए। कट्टरता जगानी पड़ती है श्री, और कट्टरता के लिए अनुशासन चाहिए। कौन सा अनुशासन भंग कर दिया? तुमने आज का भाषण पहले से क्लियर क्यों नहीं करा लिया, और मुझे क्यों नहीं मैं बताया? तुम्हें बताता, तुम मुझे बोलने देती क्या? इसलिए बगैर तुम्हें बताया चला गया। You are impossible। अगर स्टालिन के बारे में मिस्टर कुलकर्णी का जजमेंट जाहिर नहीं हो जाता तो क्या बिगड़ जाता? उसके जाहिर होने से भी कुछ नहीं बिगड़ा। देखो, मैं क्या समझाऊं तुमको? वही सब बातें हैं जो तुम पहले से जानते हो। पार्टी में रहना, क्लब में जाना नहीं। जब जो तबियत में वो वक्त देना राजनीति नहीं है। और जिन फिगर्स की तस्वीरें पार्टी हॉल में सजी होती है ना, उनकी आलोचना नहीं की जाती। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे चुप रहना चाहिए हर जगह, है ना? अरे ये किसका अनुशासन है? कहाँ का अनुशासन है? तो तुम्हें पार्टी चला रहे हो, कॉलेज तैयार कर रहे हो। अरे नामी, यस, अश्रु देखा है नाम रेबल्स का? यही सब सुनाया ना वहां जाकर। स्टालिन के बारे में मैंने क्या गलत कहा? सरस्वती क्या होगा नकार करके उस खून खराबे को तो स्टालिन के आधिपत्य के ऊपर हुआ है। अरे हल में जुटे देश को वर्ण युग में ले आया, यही मैंने वहां कहा, आज भी कहूंगा। माओ ने क्या कहा? वगैरह स्टालिन ने अत्याचार किया उसे कहने का ये बहुत अच्छा तरीका है। सरस्वती, अगर पार्टी में कोई अपना मत खुलकर सामने नहीं रख सकता ना, तो अब झन्नू में जाओ तुम और तुम्हारा मार्क्सिज्म। राम, वैसे भी तुम्हारे उस प्रयाग से ज्यादा मार्क्सिज्म तो पूरी पार्टी में कोई नहीं जानता। इसमें प्रयाग को खींचने की क्या वजह है? वंडरफुल। यानी तुम्हें असली गुस्सा मेरे भाषण पर नहीं आ रहा था। ये प्रयाग का नाम लेने की देर थी। इस स्टालिन बेचारा था कि ना? कहना क्या चाहते हो तुम? हाँ, समझ में नहीं आया। समझाता हूं। सरस्वती, अब मेरे विचार तुम्हारे लिए सुविधाजनक नहीं है। पार्टी में तुम्हारी प्रमोशन की राह में एक बाधक हूं मैं। तुम महत्वाकांक्षी हो, तुम्हारी आकांक्षाएं हैं। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक अड़चन हूं। अड़चन? क्यों? जब तुम गए ना। देखो श्रीधर, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। स्टालिन की आलोचना की और फिर भी तुम मुझसे प्यार करोगी? उस आपको बीच में लाकर खड़ा कर दिया और फिर भी तुम मुझसे प्यार करोगी? Sounds rather nice, I must say, सरस्वती। तुम मेरे खातिर जरा भी संयम नहीं अरे रखते। क्या करता है? संयम तुम्हारे खातिर, संयम पार्टी के खातिर, और मैं संयम रखूं उस प्रयाग के खातिर? अरे मेरे दिखने में, बोलने में लोगों को उग्रता मालूम पड़ती है, उसका यही कारण है संयम। तुम चाहती हो कि तुम्हारे प्रमोशन के लिए मैं अपने लिखने में, बोलने में कटौती करूं, उस प्रयाग के खातिर मैं मान रहूं? ये अब नहीं होगा। सरस्वती, मैं सचमुच लगता है क्या कि मुझे संयम बरतना चाहिए था? अरे प्रयाग के बारे में तुम्हें संयम बरतना चाहिए था। ये मेरा या मार्क्सिज्म का सवाल नहीं है। देखो श्रीधर, तुम गलत हो। बीच में मत बोलो। सरस्वती, तुम आसान हो। तुम दोनों, प्रयाग और तुम दोनों मेरी तरफ लगा दो। आज सुन लो, संयम नहीं बरतूंगा आज। भाषण में वापस नहीं लूंगा, उसे छपाऊंगा। कोई समझौता नहीं। सरस्वती, अब कहीं कोई समझौता नहीं। यात्रा समाप्त हो गई थी उस लेख के कारण पर। मेरा वो लेख आप लोगों के पास होगा ही। सरस्वती और मैं उसी वक्त अलग नहीं हुए। वक्त लगा रिश्ता तोड़ने। 2 साल बाद वो प्रयाग के साथ रहने चली गई।
आज वो राज्य समिति की मेंबर है। तो चाहा था उसने पाया। सफलता को मैं ही नहीं समझ सका। बिहार का उसने त्योहार मनाया जो आज तक जारी है। मैं यहाँ किसी हार का विश्लेषण कर रहा हूँ बस। आज मुझे आपकी इस मॉन्स्टरस इंक्वायरी का शिकार बनना पड़ा है। मैं बता दूं, शिकार मैं आज का नहीं। लिख लीजिएगा। यहाँ तक जो भी मैंने आपको बताया है वो to the best of my knowledge and beliefs सत्य है। कुलकर्णी, इतना अपसेट होने की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग कोई षड्यंत्र नहीं रच रहे आपके खिलाफ। और दूसरी बात यह है कि आप बराए मेहरबानी हमारी सहनशीलता की परीक्षा मत दीजिए। देखिए, अगर आप शांति से करीने से कुछ बताएंगे तो हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। आप किसके खिलाफ मोर्चा बांधने पर आमादा हैं? आप फिजूल बातें बहुत करते हैं। प्रोफेसर कुलकर्णी, मैं निजी रूप से आपके एकेडमिक, आपकी दृढ़ता और लगन का बहुत आदर करता हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आज की ये जो बैठक है बिल्कुल अनौपचारिक है। जामेकर साहब और मैं ना होते तो थिंग्स कुड हैव बीन वर्स फॉर यू। एम आई क्लियर? You were always clear, PY. कुलकर्णी, आपने नाटक लिखे? तो अब मेरे थिएटर की बारी है। जी हाँ, लिखे। बताइए जरा अपने नाटकों के बारे में बताइए। मैं खुद भूल गया हूँ कि इसी जमाने में मैंने नाटक लिखे थे। तो जमाना ही और था। रक्त कोमल घोर, रौद्र भारत और तीसरा और आखिरी था एक किनारा। इसके अलावा मैंने एक दो एकांकी भी लिखे थे, मगर वो कभी स्टेज नहीं हो पाए, तो ये तीन ही। सुन रहे सर? रक्त कोमल घोर, रौद्र भारत, किसने स्टेज किया था? अभिनव नाट्य संस्थान। इस अभिनव नाट्य संस्था का क्या कोई राजनीतिक पहलू भी था? सुरेश सामंत, इस नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं आप? मुझसे क्यों पूछा जा रहा है? सुरेश सामंत एक एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट मूवमेंट में शामिल है। शायद आप जानते हो कि कल उसे गिरफ्तार कर लिया गया। Do you know him? आपकी उससे पहचान है? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूँ। कुलकर्णी, सामंत अभिनव नाट्य मंडली से जुड़ा हुआ था और ये संस्था लेफ्टिस्ट विचारधारा के प्रचारवादी नाटक मंचित किया करती है। सामंत की गिरफ्तारी के समय उसके घर से कई नाटकों की कॉपियां बरामद की गई हैं, जिनमें से एक कॉपी रक्त कोमल घोर की थी, जिस पर सहस्त्र श्री इन शॉर्ट ये श्री आप ही हैं। यानी आप सामंत को तो पहचानते हैं, सिर्फ आपने अपना नाटक दिया था या नहीं वो आपको याद नहीं है, करेक्ट? ठीक है, आप चाहें तो सामंत की सारी जानकारी पुलिस डिपार्टमेंट से निकलवाएं। अब तक शायद भेज भी दिया उन लोगों ने आपके पास। देखिए, मैं सामंत नामक विषय पर बोलने का बाध्य नहीं हूं। श्रीधर, ज्यादा होशियारी नहीं दिखाई। हमारी हमदर्दी गंवाकर आपका कोई भला नहीं होगा। इस अभिनव ने आपके नाटकों को स्टेज किया, इसी अभिनव के साथ वो अराजक सामंत भी जुड़ा। फिर भी आप कह रहे हैं कि आप सामंत को नहीं जानते। ये हम कैसे मान लें? जामेगर साहब भी भाई कैसा एल्जेब्रिक सवाल पूछ रहे हैं। A is equals to B, B is equals to C, therefore A is equals to C. अगर आप नहीं बताना चाहते तो मत बताइए कुलकर्णी। वैसे भी आपकी चुप्पी बहुत कुछ बता चुकी। कुलकर्णी, आपके नाटक राजनीतिक होते हैं। ठीक सागर, आप मेरे साहित्य के प्रोफेसर, इसलिए ऐसा कठोर वर्गीकरण तो आप ही के बस की बात। मैं तो इतना ही जानता हूँ, नाटक यानी नाटक। कॉन्फ्लिक्ट, कैरेक्टर्स, क्लाइमैक्स। तो फिर वो कौन सा नाटक था जो आपने तेलंगाना की पृष्ठभूमि पे लिखा था? बताता हूँ। तड़ाक फड़ाक बताता हूँ। ये पहली बार कहा है कुलकर्णी ने। तेलंगाना में किसानों के नेतृत्व में हथियारबंद विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह से प्रभावित होकर मैंने बहुत कुछ लिखा था। उस विद्रोह में मैंने देखा था रक्त कोमल घोर। इन 3 नाटकों के अलावा आपने कोई और नाटक नहीं लिखा है? याद रखने लायक नहीं लिखा। क्या मतलब है याद रखने लायक नहीं? पहले ही बता चुका हूँ कि इसके अलावा मैंने एक दो एकांकी लिखे थे, मगर वो स्टेज नहीं हो पाए। श्रीधर, एक पत्रिका के नवंबर 1964 के अंक में आपका एक एकांकी छपा। क्या उस एकांकी का सन 54 की टैक्सी हड़ताल से कोई संबंध था? इन शॉर्ट, बंबई की टैक्सी? जी नहीं, वो नाटक सिर्फ एक अंग्रेजी नाटक वेटिंग फॉर कैब का एडेप्टेशन था। अगर आपकी बात हम मान भी लें, फिर भी आपके नाटक का संबंध उस हड़ताल से बरोबर जुड़ता है। कि भाई ऐसा आभास हो सकता है। उस टैक्सी ड्राइवरों को मैं जानता हूँ, उनकी बोली भाषा समझता हूँ। क्या है ना, नाटक का एडेप्टेशन किया ही इसलिए जाता है ताकि
आम जनता उससे एसोसिएट कर सके। एसोसिएट कर सके या उसे रेप्लिकेट कर सके, ये तो आपको मालूम ही हो। पिछले 3-4 सालों में आपके इसी नाटक को रिवाइव किया गया। श्री सागर, यूनिवर्सिटी में इस नाटक को स्टेज किया जा चुका है। सर पिछले 3 साल में इस नाटक को कुल 5 बार किया है, लेकिन मैंने एक भी परफॉर्मेंस नहीं हमारे दी। डिपार्टमेंट के लड़कों ने किया था। और नाटक खत्म होने के बाद तालियों की गड़गड़ाहट के साथ यकायक इंटरनेशनल भी बजाया गया था। सर जी इंटरनेशनल, ये क्या है? बेलंकर इंटरनेशनल कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का एंथम है। इन मार्क्सवादियों का पंथ इस ट्यून को परम पवित्र मानता है। क्या ऐसा सच है कुलकर्णी? मैं नहीं जानता इंटरनेशनल बजाया गया था या नहीं। और वैसे भी नाटक के बाद कौन क्या बजाना चाहता है ये नाट्य मंडली जाने। सन 43 तक यही इंटरनेशनल रूस का राष्ट्रगीत था। आपके नाटक के तुरंत बाद एक कम्युनिस्ट राष्ट्रगीत का बजाया जाना आपको उचित जान पड़ता? जामेकर साहब, मैं अपने शब्दों को दोहराना चाहूंगा। देखिए, नाटक हो चुकने के बाद और के बाद ये 2 शब्द महत्वपूर्ण है। कौन क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, ये नाट्य मंडली जाने, नाटककार नहीं। क्या ये बताओ, क्या ये अभिनव नामक संस्था आज भी जिंदा है? नहीं। यू मीन आजकल जो अभिनव नामक संस्था जिंदा है वो उस संस्था से अलग है? मेरी पहचान के लोग अब उसमें नहीं है। उन्होंने अलग संस्था बना ली। कौन सी संस्था बनाई? यही कोई अभिव्यक्ति या नाटक। अच्छा, तो अभिनव में फूट पड़ने की क्या वजह थी? लंबा इतिहास। अजी इतिहास ही तो जानना है। क्या ये सच है कि नाटक के लेखक, अभिनेता और निर्देशकों में आपसी फूट की वजह से संस्था टूट गई? ये आप तुमसे दरियाफ्त की थी। संस्था के प्रमुख नाटककार होने के नाते आपको फूट की आंच कुछ तो सहनी पड़ी होगी कुलकर्णी। अनुमान लगाना बड़ा अच्छा जानते हैं पी भैया। ये नहीं, कोई खास वजह नहीं थी फूट की। बस कुछ एक्टर्स को प्रचारवादी कलाकार का खिताब तकलीफ पहुंचा रहा था, उससे आजाद होना चाह रहे थे, हो गए। मेरी कोशिश थी सृजन करने की, मेरे अंदर का राजनीतिक कलाकार मुरझा गया। बस Let's take a break, gentlemen. कुलकर्णी, चाय? I'm fine, sir. मैं चाय भिजवाता हूँ आपको। चांद तो तुम भी नहीं पाओगे, शायद मेरा प्यार भी खो गया, दुख भी छू नहीं पाएगा तुम्हें। फिर ये टूटने की बात तो दूर, संभव है जीवन कट जाए ठीक ठीक, उसी में गुजर जाए तुम्हारे दिन, और जिसे तुम यथार्थ कहती हो उस सपने में रातें। शायद एक निरापद जीवन जी लेने के बाद तुम सोचो उस दार्शनिक लहजे में बीते दिनों छोटे संबंधों के बारे में। मगर तुम्हारे ख्याल से बहुत दूर होगा उस आदमी का ख्याल तो तुम्हें शब्द में, खंडर में, नदी तट, किसी जंगल, किसी गांव, किसी भीड़, सिर्फ तुम्हारे होने को जीता रहा, तुम्हें उठाए अपने वजूद में, थकाता रहा खुद को। वो इस जमाने का सिसिफस नायक नहीं था, किसी प्रेम कथा श्री? माधवी भावे, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई तुम? ऐसे अचानक आके तुम्हें सरप्राइज दूंगी, तुमने सोचा नहीं होगा ना। आज 18 सितंबर है। माय absent-minded प्रोफेसर विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अच्छा, इसलिए फूल लाई हो क्या? थैंक यू माधवी। मुझे लगा था कि एक्ट पूरा होगा और बाकी रहेगा शून्य, पर बाकी रहते हैं फूल। बाकी रहेगा शून्य। अच्छा टाइटल है, लिख डालो। श्री, जी? अब मुझे ऐसे ही खड़ा रखोगे या कुछ ऑफर भी करोगे या मैं चली जाऊं? मुझसे पूछ कर, that would be so unlike you. बैठो, क्या लोगी? बताओ, तुम्हारा यूजुअल पॉइजन? क्या यूजुअल पॉइजन? माधवी
क्या वजह है, तुम कभी बदलती ही नहीं हो। सच यार, तुम्हारा उठना बैठना, खिलखिला कर हंस देना, ये फूलों का शौक, जब तुम थिएटर में एक्टिंग करती हो ना। हाँ, वो चर्चाएं, लंबाती जाती शामें, वो निकटता और ये दिल, इसे भूलना नामुमकिन है। मेरा दिमाग भूल सकता है, दिल नहीं मानेगा कभी। old habits die hard। आदत लहू की तासीर होती माँ की। अरे तुम विट्ठल से मिली, कल उसके प्ले का रिव्यू पढ़ा मैंने, तुम्हें याद है? एक बार विट्ठल ने सबके सामने क्रांतिकारी कविताएं पढ़ी थी। क्रांतिकारी कविताएं और विट्ठल की आवाज की लहरें। आज ही कल शाम को उसका टेप सुना। यू नो, विट्ठल का गर्जन और समंदर का गर्जन एक है। तुम विट्ठल से नाराज नहीं हो? उससे क्या नाराज होना? हाँ, अगर हूं तो तुमसे हूं। मैं जो ग्रुप बनाना चाहता था वो कमजोर पड़ गया क्योंकि विट्ठल को छीन लिया तुमने मुझसे। तो निर्दयी हमला विट्ठल ने नहीं, तुमने किया था। यू टू ब्रूटस। कुछ नया लिखा इन दिनों? मेरा नाटक तो तुम्हारे साथ ही पूरा हो गया। तो 3 नाटक लिखते समय मेरे मन में पूरा विश्वास था कि मैं समाज के आविर्भूत का भविष्य लिख रहा हूँ। विश्वास ही खो गया। विट्ठल की आवाज उस विश्वास की निशानी थी और उसका भान था तुम्हारा मंच पर होना। मेरे शब्द तो सिर्फ माध्यम थे। पंडित जी महाराज, आई नीड अ रिफ्यूज। बस अब तो कोमल भोर के दिन याद आ गए। कैसा जादू भरा माहौल था वो भी। उसी वक्त विट्ठल का उदय हुआ, तुम्हारे सहारे। आज भी तुम्हारा ही सहारा है मेरे लिए, तो इसीलिए जमकर खड़ा हूं। स्प्लिट के बाद ना तुम मिली ना विट्ठल ही। क्या हम विट्ठल के बारे में ही बात करते रहते? मैं क्या करूं माधवी, मैं तुम्हें देखता हूँ और वो दिन मेरे कानों में गूंजने लगा। सोचा था कि तुम समझोगे, वो तो हो ही नहीं पाया। हाँ, हम फैलाए मोर की तरह तुम अपने में मग्न थी, बिल्कुल वही भान। अगर किसी को आना है तो मोर की खातिर चला है। मोर किसी के खातिर क्यों पंख फैलाए? मोर के आसपास नाचने का काम होता है बारिश का, और तुम्हारे लिए वो बारिश हो गया था। होशी, मैं रंगमंच के अंतराल में भ्रमण करना चाहती थी और कर रही हूँ, मगर तुम रंगमंच को शस्त्र बनाना चाहते थे। फाइनली मगर हम एक्टर्स तुम्हारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के हथियार नहीं थे। हम सारे नाटक एजुटेशन प्रोपेगेंडा के नहीं कर सकते थे। इसलिए जब तुमने नया ग्रुप बनाने का तुम सोचा, मुझे छोड़ के चली गई। हाँ, because we are artists, not activists. We are here for the joy of theatre, not to bring about a change. हमने तुम्हारा एक नाटक क्या किया, तुम तो रिहर्सल्स में आने लगी। हमें लगा अच्छा है, राइटर का फर्स्ट हैंड इंटरप्रिटेशन पता लगेगा। फिर दोस्ती हो गई, हमने तुम्हारा एक और नाटक किया। धीरे धीरे हम तुम्हारे लेक्चर से इतना इन्फ्लुएंस होने लगे, तुम्हारी सोच हमारी वाणी बन गई थी। हमें लगा हम ये क्या कर रहे हैं। तब तक तुम अभिनव में थे, हम किसी और राइटर का प्ले ही नहीं कर पाए। तुम ढूंढ के रेवोल्यूशनरी नाटक लाते थे। तुम्हारे कहने का मतलब है मैंने तो अभिनव को टेक ओवर कर लिया था। बिल्कुल सही, भरत मुनि बन गए थे आप हमारे। तुम सामत याद है? बेचारा थिएटर तो ठीक से सीख नहीं पाया, अब गांव फिर के लाल सलाम। मैंने किसी को दिशा भ्रमित नहीं किया है। दिशा तो दिखा दी थी ना। अरे सोच सामंत में पहले थी, इसीलिए वो थिएटर से जुड़ा था। जीवन तो आपका पूरा नाटकीय है, पर नाटक आप क्रांतिकारी लिखते हैं। पिता से कभी बनी नहीं, धर्म पत्नी छोड़ के चली गई और टॉकेटिव बिच। हाँ, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। उसी कमी को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे पास आता था। माधवी, तुम भूल जाते हो, तुमने मुझे ठगाया। तुमने मेरे विचारों का मजाक उड़ाया, मेरे प्यार का। तुमसे प्यार करता हूं, अब भी करता हूं। तुम्हारा ये दिल आज भी नक्षत्रों की तरह अमावस की रात में आकर मुझे घेर लेता है। मैं पराजय में भी विजयी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मुझे वो बहुमूल्य क्षण दिए। स्मृतियां आज भी इन फूलों की तरह मेरे मन में ताजा हैं। शाम को नए ग्रुप का प्ले है और तुम्हें प्ले देखने आना है। मैं जानती थी तुम नहीं आओ। You know what, Shri? You have complicated your own life. तुम एथियस्ट नहीं हो तुम। सिंपल 3-year ड्रामा है, इसमें कोई प्रश्न और विद्रोह नहीं है। पंडित जी महाराज, ऐसे नाटक तैयार करने में भी
शोज करते रहते हैं। But don't expect any loyalty from me, huh? श्री, तुम अच्छा लिखते हो। इन शॉर्ट, अभिनव के स्प्लिट के बाद आपका उनसे कोई संबंध नहीं रहा। वहां के निर्देशकों और कलाकारों से भी आप नहीं मिले। और हाँ, वो अराजक सामंत, उससे तो आपके राजनीतिक संबंध कभी रहे नहीं। इज दैट राइट? जी हाँ। कुलकर्णी, आपको सामंत का नया अराजक मोड कहां तक मंजूर है? भाई, मैं कौन होता हूँ उसका उत्तर देने वाला। काम की बात यह है कि सामंत का नया अराजक मोड आपकी सरकार को मान्य नहीं हो रहा है, लिहाजा श्रीधर विश्वनाथ कुलकर्णी को क्या मंजूर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बहुत सी बातें मंजूर कर गए हैं कुलकर्णी। अच्छा ना सर, आपके लिए अब आपको मेरे खिलाफ अभियोग पत्र तैयार करने में कोई अड़चन नहीं आएगी। प्रोफेसर श्रीधर कुलकर्णी, जो बातें आप सीधे सीधे अखबार में से मंजूर कर चुके हैं वो इस प्रकार है। पहला, प्रोफेसर एसवी कुलकर्णी मार्क्सिस्ट है। दूसरा, आपकी यूनिवर्सिटी में छोटे मोटे कोर्स तैयार हो गए हैं जो मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म का अध्ययन करते हैं। अब इसको मैं सरकारी भाषा में कह दूं, कुलकर्णी उनकी प्रेरणा है, कुलकर्णी उनकी मदद करता है। तीसरा, इसी जमाने में सुरेश सामंत नाम के व्यक्ति का कुलकर्णी से संबंध रहा था, तो आज उसके अति वामपंथी विचारक होने का उत्तरदायित्व गिल्टी बाय एसोसिएशन के आधार पर कुलकर्णी पे। Am I right? हो गई लिस्ट पूरी आपकी या अब भी कुछ बाकी है? इस यूनिवर्सिटी के क्लास 4 कर्मचारियों के संगठन के पीछे आपका हाथ रहा है। उनकी पहली सभा में आप मौजूद थे। था, मुझे बुलाया गया था इसलिए मैं गया था। आपको नहीं बुलाया गया, वरना आप भी पहुंच जाते वोटों के लिए। आपकी प्रॉब्लम क्या है? वोट क्लास के कर्मचारी, उनका संगठित होना है, मेरा आ जाना। हम इस यूनिवर्सिटी को कलकत्ता नहीं होने देंगे। आजकल ये वाक्य मैं बहुत सुनता हूँ, आए दिन पढ़ता रहता हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं समझ पाता। मतलब साफ है, नक्सलवाड़ी नहीं चाहिए। I am not a Naxalite. सर, आपको तो शांति निकेतन भी नहीं चाहिए, रविंद्रनाथ भी नहीं चाहिए, बस एक सिलेबस को दोहराने वाली व्यवस्था चाहिए। कुलकर्णी, आपकी वजह से इस यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज हिंसात्मक स्वरूप लेती जा रही है। आपका निजी इतिहास मेरे लिए कोई अपरिचित नहीं है। आपके निजी इतिहास में अगर हमें रुचि है तो सिर्फ ये देखने के लिए कि आजकल आपने जो ये नया राजनीतिक भेष बना रखा है वो कहां तक आपके निजी इतिहास में से निकलता है। पिछले 4-6 वर्षों में आपका कार्य महज कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं रह गया है। आपके संगठन, आपकी वाद विवाद पटुता आजकल बहुत दूसरे कामों के लिए उपयोग में आ रही है, ऐसा मुझे बराबर लगता है। कुलकर्णी, शहर में आपका एक फ्लैट, 4 महीने पहले कुछ कार्यकर्ताओं ने आपके इसी फ्लैट पर एक बैठक बुलाई थी। क्या ये सच है? मेरे घर में क्या होता है, इस यूनिवर्सिटी का क्या वास्ता? ज्यादा होशियार और कानूनिया मत बनिए। वो बैठक हुई थी और उस बात की पक्की जानकारी हमारे पास है, और इसका नतीजा आपको बहुत पहले भुगतना पड़ सकता था। वो तो मैंने रोकथाम करा दी, वरना आप अभी सड़ रहे होते जेल में उस सामंत के साथ। इसलिए मुझसे बात करते वक्त ये छक्का पंजा चलाने की जरूरत नहीं है आपको, समझ गए? बोलिए। युवा लोग मेरे पास आए थे। उन्हें एक जगह इकट्ठा होकर बातचीत करनी थी। उन्होंने मेरे फ्लैट में इकट्ठा होने की अनुमति मांगी, मैंने दे दी। तब तो जाहिर है कि आप उन लोगों को जानते हैं। उनके नाम बताइए। नहीं बताओ। मत बताइए, बट लेट मी टेल यू, वो सभी लोग अति वामपंथी दल के सदस्य थे। कुलकर्णी, आपने उन्हें अपना फ्लैट इस्तेमाल नहीं किया। मैंने जो किया वो गलत नहीं था। गोष्ठी करने वाला हर युवक क्रांतिकारी नहीं होता है। एक सवाल इससे भी ज्यादा अहम है कुलकर्णी, डू यू बिलीव इन आर्म्ड रिबेल? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना ही होगा। अच्छी हो या बुरी, हम लोग एक इमारत बना रहे थे जो बनकर पूरी होने को। कुछ लोग हैं जो उसे ढहाने पर आमादा। आपको ये बताना है कि आप उनके साथ। असली सवाल यही, जवाब अच्छी तरह सोच समझ कर दीजिएगा। इस सारे मसले पर हम लोग कौन सा स्टैंड ले, या आपकी इसी जवाब पर निर्भर करता है।
मुश्किल सवाल पूछ लिया सर आपने, क्या जवाब दूं मैं इसका? जब मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं ऐसे अंधे हिंसावाद का समर्थक नहीं। और सच यह है कि मैं हिंसावाद से डरता हूं। अरे लोगों का खून बहाकर, छापामार, हथियारबंद लड़ाई लड़के राजनीतिक उथल पुथल मचाने की कल्पना तक मैं नहीं कर सकता। मैं वो आदमी नहीं हूं। अरे आई एम ड्रेडफुली स्कैर्ड ऑफ वायलेंस। क्रांति होती है तभी जब सबके हाथों में बंदूक हो, ये कहना ही गलत है। इसलिए मैं उन दोनों से अलग हो गया जिनसे शुरुआत में कभी जुड़ा हुआ था। अरे हड़ताल, मोर्चे, बंद, ये सब जरूरी है हक की लड़ाई के लिए, पर बंदूक नहीं। और 20-30 लेख, 2-4 पुस्तकें, अनगिनत भाषणों की पूंजी के अतिरिक्त मेरे पास क्या है? कुछ नहीं। अरे मैं क्या किसानों को, मजदूरों को संगठित करूंगा? हमें समाज में रहते हुए भी फरारी हैं, फरारी, एस्केपिस्ट। और फरारियों से क्रांति नहीं होती है। अरे भला मैं क्यों कहूंगा हथियार उठाने को? पर हाँ, लगता है कि अब कहूं, प्राणपण से चिल्लाकर कहूं। जी में आता है कि प्रचंड प्रलय हो और ये सब डूब जाए, खत्म हो जाए। और मन में आता है कि पर्वत प्राय लपटे उठे और आज ही समुच्च व्यवस्था को ली जाए। बहुत बहुत लगता है मुझे ऐसा। बस ये कहने की, बोलने की ताकत मेरे भीतर नहीं थी। अरे अगर आज हम लोग पराजित हैं तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी व्यवस्था नहीं चाहती कि हमारी कदर बनी रहे। एक मामूली सा प्रोफेसर इसका ज्यादा नहीं कर सकता है तुम्हारा। मैं एक शिक्षक हूं, एक दार्शनिक हूं। किसी इज्म का हमारे देश के पटापेक्ष में इंटरप्रिटेशन बता देता हूं लोगों को बस। अरे क्यूबा की क्रांति, रूस का रेवोल्यूशन, चाइना का मॉडल, भारत देश की समस्याओं को हल नहीं कर सकता है। We need homegrown solutions to our homegrown problems. बस ये बात खुद को कम्युनिस्ट कहने वाले नेता ही समझ पाएंगे, आप लोग नहीं समझ पाएंगे। और मैं खुद थक चुका हूं खुद को समझाते। Justifications for me, there are endless justifications. प्रवीण, अब तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। मुझे ईमानदारी से बताओ एक बार, ये 10-15 लोग, 2-4 स्टडी ग्रुप्स, जो ईमानदार लोग अपने हक के लिए सड़कों पर उतर आते हैं, तुम लोग इनसे डरते हो? तुम इन्हें इतना मजबूरी क्यों करते हो कि ये सड़कों पर उतर आए बेचारे? ब्रिलियंट स्पीच कुलकर्णी, ब्रिलियंट। जामनगर साहब, प्रोफेसर कुलकर्णी कितनी साफ सुथरी बातें करते हैं और अंत में पूछते हैं गलत बचकाना सा सवाल। सभी कुछ तो मंजूर कर लिया है आपने। हम नहीं डरते हैं, बिल्कुल नहीं डरते हैं। जो बात आप साफ साफ समझ चुके हैं उसे हम भी समझ चुके हैं। मुझे दुख है प्रोफेसर कुलकर्णी, सच बहुत दुख है, क्योंकि आप मेरे मित्र हैं। हमने आपके लिए भी तो इंतजाम कर रखा था। आप जैसों के लिए ये त्यागी, लगन, निष्काम सेवा, ये सारे शब्द हमने आप ही के लिए तो हिफाजत से रखे थे। मगर एक शर्त, आप काम कीजिए, सेवा कीजिए, पांवों में विवाही पड़ने तक आप चलते रहे। कुलकर्णी, अगर आप ऐसा करते तो हम आपको पुरस्कार देते, आपके चिंतन हम प्रकाशित करते, बना देते आपको एक महान दार्शनिक। मगर ऐसा करने से कुलकर्णी आप लगातार इनकार करते आए हैं और आप उसकी वाजिब कीमत भी अदा करेंगे। मैं क्या कर सकता, हम क्या कर सकते? हम कीमत घटाने के लिए आपकी तरफदारी जरूर करेंगे बेशक, मगर कीमत तो आपको चुकानी ही पड़ेगी। कुलकर्णी, तुम्हें इस इंक्वायरी के बारे में सूचित कर दिया जाएगा।
We vowed to be honest and just with you. Let's call it a day. लाल सलाम कॉमरेड, लाल सलाम। और कितने अभियोग बैठाएंगे आप? और कब तक? आप लोग मुझे विक्टिमाइज करेंगे। मैं जो अपना रौद्र अपनी कलम में, अपना विष अपने कंठ में लिए घूम रहा हूं, आप लोग मुझे डराएंगे? मैं भाग छूटने वालों में से नहीं हूं। मैं मोह के सारे बंधन में बहुत पहले ही तोड़ चुका हूं और तुम्हारे टुकड़ों पर आश्रित नहीं हूं। मैं स्वयंभू हूं, स्वतंत्र हूं, अनेक हूं। इतने चेहरे, इतने सारे चेहरों पर कौन सी इंक्वायरी बैठा देंगे आप? आप तो बहुत दयालु है सर। नहीं दिया आपने मुझे जहर का प्याला, नहीं, आधी रात में उठा के लटका दिया किसी चौक में। आप तो बहुत डरपोक हैं, बहुत कमजोर हैं, जैसी समितियों में बांधने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ये श्रीधर विश्वनाथ कुलकर्णी भाग छूटने वालों में से नहीं हूं। ये मोह के सारे बंधन मैं बहुत पहले ही तोड़ चुका हूं। प्रत्यक्ष शत्रु के निपट जाने के बाद अब हम कलाकारों, शिक्षकों, चिंतकों की बारी है। अरे हम कवियों पर कौन सा आयोग बैठाएंगे आप? अध्यम चाहे जो भी हो, भावना तो व्यक्त होगी ही। कभी छंद बनकर, कभी नारा बनकर, कभी लहू बनकर फूट पाएंगे। एक कहा करते थे पिताजी, राह समझ में आती है तो मरना आसान हो जाता है। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे अभ्यास संख्या में आपका आना और इस उत्साह के साथ नाटक देखना, हम लोग बहुत धन्य हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सबसे पहले मंच के पीछे जो लोग हैं उनसे मिलवाना चाहूँगा। विक्रम बॉन्ड, जो लाइट्स हैं वो विमल, आसिफ शेर अली खान, एक टीम है जो मंच के पीछे लगातार अपना सहयोग दे रही है। उनमें है साक्षी, जय, मंच पर जो लोग थे उनमें है अनिल, कुलकर्णी की भूमिका में ऋतिक शर्मा।
हैं जीपी देशपांडे। इस नाटक का निर्देशन किया है विशाल विजय ने। निर्देशक महोदय मंच पर आए और थोड़ी सी बातचीत सबसे कर लें। Thank you Sugandha Deshpande, thank you actors, and most of all, thank you all of you, thank you Jawahar Kala Kendra, thank you very much for coming.